देखो इधर देखो, सुनो ये ये फिल्मी सीन वाला क्वेश्चन कल हो गया था क्या? बोलो। इसमें आंसर आया था कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ मूव करेगा 1/2 मीटर, ठीक है, 1/2 मीटर पीछे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो भी उसी फिल्मी सीन का ही है। एक बार फिर से अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो एक स्मूथ सरफेस होगा, उसके ऊपर एक बाबू प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और उस प्लेटफॉर्म का लेंथ एक बार फिर से पढ़िएगा तो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। उसके एक साइड में एक लड़का खड़ा है जिसका मास है 60 kg, एक साइड में एक लड़की खड़ी है जिसका मास कितना है, 40 kg है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि नाउ दे स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। यानी कि ये उसकी तरफ दौड़ता है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इसकी तरफ दौड़ती है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये जो वेलोसिटीज हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में है? अरे वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में है? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय या फिर वेलोसिटी ऑफ गर्ल अगर प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो ये कौन सी वेलोसिटी है? हाँ ठीक है, यही मैं सुनना चाह रहा था। अगर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? ये है अपनी मेहनत से गेन की गई वेलोसिटी। इवन ये लाइन मैंने लिखवाया था कि अपनी मेहनत से जो हम वेलोसिटी गेन करते हैं वो उसके रेस्पेक्ट में होता है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे होते हैं, है कि नहीं? अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं तो हम अपनी मेहनत से जो वेलोसिटी करेंगे वो होगा वेलोसिटी ऑफ मी, मेरी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, प्लेटफॉर्म। नहीं, नॉट ग्राउंड, नॉट ग्राउंड, ऐसे भावनाओं में नहीं बह जाना है, कंट्रोल करना है। तो बाबू कहने का मतलब एक बार फिर से बताइए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है तो ये कौन सी वेलोसिटी है? खुद की मेहनत से गेन की हुई वेलोसिटी। अपनी मेहनत से ये इसके ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलिए, बोलता है कि बताइए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा। अब देखिए क्या है कि अगर ये अकेला दौड़ रहा होता तो प्लेटफॉर्म पीछे जाता, ये अकेले दौड़ रही होती तो प्लेटफॉर्म उधर जाता है कि नहीं? लेकिन दोनों दौड़ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं? किधर जाएगा? क्या लगता है? इधर ही जाएगा, क्योंकि ये भारी है इसीलिए, ये भारी है इसीलिए। हाँ, ये 60 kg का, ये 40 kg का, तो इसी की बात ना मानेगा। तो अगर आप किसी भी चीज को लेके कंफर्म है कि अगर ये भारी है तो इधर जाएगा, चाहे कोई ये भी कह सकता है कि ना सर भले ही भारी है तो क्या, लेकिन ये तेज भाग रही है कि नहीं? तो हो सकता है कहीं इसकी बात मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिधर मन करे आप उधर मान लीजिए। अगर आपने सही माना होगा आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत माना होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? तो बताइए इस प्लेटफॉर्म को हम किधर मूव करता हुआ मान लें? हम लड़की की तरफ, चलिए इधर मूव करते हुआ मान लें, तो और किस स्पीड से? v स्पीड से। बोलिए जल्दी। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, तो बाबू m1, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, बताइए ना, m2। अब प्लेटफॉर्म का मास 100 kg ना है, हाँ चलिए वो तो हमने लिखा ही नहीं था, उसको मान लेते हैं m3। अब हम तीनों की वेलोसिटीज लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉय जिसको हम v1 से दिखा सकते हैं वो कितना होगा। तो बताइए, लड़का जो है अपनी मेहनत से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और प्लेटफॉर्म खुद आगे जा रहा है v स्पीड से, तो आपको इस लड़के की स्पीड क्या दिखेगी? आप समझे नहीं ना? जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी मेहनत से इसके ऊपर चल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म खुद आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आपको मेरी वेलोसिटी क्या दिखेगी? अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं चुपचाप रुका होता तो उस केस में अगर ये प्लेटफॉर्म आगे जा रहा होता 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको मेरी वेलोसिटी क्या दिखती? 10 मीटर पर सेकेंड दिखती। जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म जा रहा है उसी स्पीड से मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी मेहनत की और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर ली तो अब आपको मेरी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। अरे बोलो जल्दी। इसका मतलब हुआ कि अपनी मेहनत से गेन की गई वेलोसिटी में आपको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा, तब ये होगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि 2 प्लस कितना,
v, 2 प्लस कितना v। चलिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ गर्ल देखा जाए कितना है। तो बताओ ना, अपनी मेहनत से वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और प्लेटफॉर्म उसको इधर लेके आ रहा है v स्पीड से। बताओ गर्ल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस 5 होगा। सही में, एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि लड़की अपनी मेहनत से चल रही है -5 मीटर पर सेकेंड से, अब प्लेटफॉर्म इसको लेके जा रहा है +v से, तो -5 + v, -5 + v, एकदम सही बात है, v -5 ही होगा। नहीं समझे ना? अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जैसा लड़की जो है इधर भाग रही है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, अब प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है अगर 15 मीटर पर सेकेंड से, तो तुमको बताओ लड़की की स्पीड क्या दिखेगी, 10 मीटर पर सेकेंड ना? अरे बोलो ना। लड़की चुपचाप खड़ी होती तो प्लेटफॉर्म उसको लेके चल जाता 15 मीटर 1 सेकेंड में, लेकिन इस दौरान लड़की भी तो 5 मीटर इधर आई है, तो 15 गई है 5 आ गई है, तो अल्टीमेटली 10 ही नहीं इधर जाएगी। तो उसके लिए आपने किया क्या है, आपने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में से लड़की की वेलोसिटी को घटाया है। तो वही तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, v में से आपने 5 को घटाया है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया। अब आप बताइए प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जिसको हम अगर v3 से दिखा दे तो वो कितना है, वो तो खुद हम ही ने v माना है। अब बताइए इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मोशन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, लड़का दौड़ रहा है तो लड़का प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, प्लेटफॉर्म लड़के पे फोर्स लगाएगा। लड़की भी दौड़ रही है तो लड़की प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगाएगी, प्लेटफॉर्म लड़की के पे फोर्स लगाएगा। इस मोशन में कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाहरी एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है। तो हम जानते हैं कि इफ, क्या बाबू, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू अगर 0, तो उस केस में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद है कल हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इट मींस कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब बाबू ये बताइए कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना था? तो इनिशियली तो सब लोग रेस्ट में न था, इनिशियली सब लोग कैसा था, इनिशियली सब लोग रेस्ट में था। अब बोलो, तो रेस्ट में था तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा? और फाइनली मोमेंटम लिखने के लिए हम मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे ना, तो बताइए इसका मास कितना है 60 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 + v, तो हम लोग लिखेंगे 60 × 2 + v। चलिए बताइए इसका मास कितना है 40 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v - 5 कहिए, तो 40 × v - 5 प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में जल्दी बताइए, मास कितना है और वेलोसिटी हमने कितना मान लिया है, v ही मान लिया है। बस इसको सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए 0 = 60 × 2 120, और यहाँ से 40 × -5 -200, तो 120 - 200 ये तो -80 आएगा, -80, और 60 भी 40 भी 100 भी मिल के हो जाएगा 200v। अच्छा 80 उधर जाएगा तो v = हो जाएगा 80 / 200 मीटर पर सेकंड, का मतलब हुआ 0.4 मीटर पर सेकंड। और बताइए आंसर पॉजिटिव में आया है कि नेगेटिव में आया है? इसका मतलब हुआ हमने जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का डायरेक्शन माना है वो बिल्कुल सही है। सही में प्लेटफॉर्म उधर ही जा रहा है, 0.4 मीटर पर सेकंड, का मतलब हुआ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से प्लेटफॉर्म उधर जा रहा होगा। बोलिए जल्दी, ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। एक और बात है, क्यों उधर ही जा रहा है पता है? क्योंकि देखिए लड़के का मास कितना है 60 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मोमेंटम हो गया 120 kg पर सेकेंड। लड़की का मोमेंटम कितना है 200, हाँ 40 × 5 कितना हो जाएगा 200 kg पर सेकेंड। और एक्चुअल मोशन ना मोमेंटम बताता है, किसी चीज के पास एक्चुअल मोशन कितना वो कौन बताता है, वो उसका मास नहीं बताता है, उसकी वेलोसिटी नहीं बताती है, बताता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कौन, मोमेंट। आप बताइए लड़का लड़की में किसके पास ज्यादा मोशन है? लड़की के पास ज्यादा मोशन है, इसीलिए लड़की जो चाहेगी वो होगा। प्लेटफॉर्म किधर जाएगा, इधर जाएगा। बोलिए, ऐसा है, ठीक।
क्या दिल ने कहा जो तुमने सुना। आगे बढ़े क्या? ठीक है। कहता है अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास कितना है? 100 kg है। चलिए बढ़िया है। और मूविंग ऑन ए स्मूथ ट्रैक ना बाबू। तो ये जो सफेद कलर का ट्रैक दिख रहा है वो कैसा ट्रैक है बताओ जल्दी। इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास कितना है? 100 kg है और ये मूव कर रहा है कुछ 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। What will be its speed if a man of mass 50 kg gently climbs on the platform? एक आदमी यहाँ खड़ा है जिसका मास कितना है? 50 kg है और ये तो अभी फिलहाल रेस्ट में ही ना होगा। ये इसके ऊपर कूद के चढ़ जाता है। क्या करता है? न मान लीजिए कि इधर से, जैसे मान लीजिए कि यही प्लेटफॉर्म है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं इस चलते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता हूं। तो आप बताइए कि मेरे चढ़ जाने के बाद क्या प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी जो पहले थी, कि बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? अच्छा इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त जा रहा है इधर साइकिल से, आप उसको बोलते हैं अरे रुक रुक हम भी चलेंगे, और वो रुकता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि ठीक है जाओ बाय बाय। ऐसा थोड़े होता है, हम लोग कूद के चढ़ नहीं जाते हैं कैरियर पे। तो बताइए चढ़ जाने के बाद साइकिल की वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी क्या जो पहले थी? कॉमन सेंस वाली बात है, पहले से कम हो जाएगी, अभी साइकिल धीरे धीरे चलने लगेगा। तो यही आपको बताना है कि जब ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब देखिए मैं फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसमें ये आदमी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ चुका है, उस समय आपको बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक बात तो है, जो भी होगी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जो भी होगी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, है कि नहीं? तो ये बताना है। अब एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं नहीं, ये आदमी कूद के चढ़ गया इसके ऊपर, तो प्लेटफॉर्म इस आदमी पे फोर्स लगाएगा, आदमी प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के सिस्टम के लिए ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस ना है। तो सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना, इसका मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कैसा, जा 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 देखो देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। सिस्टम का मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, है कि नहीं? इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बताइए यही ना इनिशियल सिचुएशन है, और ये आपका, तो इनिशियल सिचुएशन में मोमेंटम क्या है? तो प्लेटफॉर्म का मोमेंटम है 100 इंटू 6 प्लस आदमी का मोमेंटम होगा 50 इंटू कितना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग? आदमी तो रेस्ट में ना है, और अगर आदमी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 बराबर। अब फाइनल सिचुएशन में आया जाए, तो फाइनल सिचुएशन में तो दोनों एक ही वेलोसिटी से ना जा रहा है, एक के बार में दोनों का मास लिख लो, 100 प्लस क्या 50 कर लो। पूरा का पूरा सिस्टम 150 kg का है कि नहीं, और पूरा सिस्टम जा रहा है v वेलोसिटी से। अब यहाँ से हम v निकाल लेंगे, तो बताइए ये तो खैर 0 ही हो गया, ये 600 है और ये 150 है, तो 600 डिवाइडेड बाई 150 4 आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। सही बात है, आ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से, चढ़ने के बाद जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। अरे बोलो जल्दी, क्या ये दोबारा समझना है? कॉन्सेप्ट क्या था? आदमी जब इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ेगा और हम सिस्टम में आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को ले लें, तो प्लेटफॉर्म आदमी पे जो फोर्स लगाएगा, आदमी प्लेटफॉर्म पे जो फोर्स लगाएगा, वो सब इंटरनल फोर्स ना होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए, और दोनों को आप इक्वेट करा दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए ये देखिए सेम क्वेश्चन पढ़िए। क्या? अरे मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए। क्या अब की बार भी एक स्मूथ ट्रैक है क्या, और उस स्मूथ ट्रैक पर एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 kg का है, अब पढ़ के बताओ, कंफर्म करो कि सब है कि नहीं। और क्या अभी भी वो 6 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है? ओह अच्छा, लेकिन अब की बार भी एक आदमी है, अब की बार भी एक, और वो 50 kg का है, लेकिन वो दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और दौड़ते दौड़ते चढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म इधर से जा रहे हैं ना, तो आदमी भी दौड़ रहा है, पहले दौड़ते दौड़ते तब इसके ऊपर चढ़ गया।
बस ट्रेन जब खुल जाती है और हमको चढ़ना होता है तो हम लोग कैसे चढ़ते हैं? थोड़ा सा पहले दौड़ते हैं, उसके बाद हम लोग चढ़ते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो दौड़ते दौड़ते चढ़ रहा है, तो अब हमको बताना है कि चढ़ जाने के बाद अब ये जो सिस्टम होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, खड़े खड़े चढ़ जाए, दौड़ते दौड़ते चढ़े हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं ना लगेगा जिस समय ये उसके ऊपर चढ़ रहा होगा। तो हम लोग एक बार फिर से वही घिसा पेटा काम करेंगे कि सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, का मतलब हुआ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो ये है तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन, ये है तुम्हारा फाइनल सिचुएशन। इनिशियल मोमेंटम में पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का मोमेंटम लिखेंगे। कितना है प्लेटफॉर्म का मोमेंटम? 100 इंटू 6, क्या बात है, 100 इंटू 6 प्लस आदमी का मोमेंटम कितना है? 50 इंटू 3। तो ये देखिए 50 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, ये पूरे का पूरा सिस्टम अब की बार कितने का हो गया है? 150 केजी का हो गया है। अरे मैंने पिछले बार भी यही था, और v से हम इसको मल्टीप्लाई करें, अंतर बस इतना है पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर 0 आया था, अब की बार 3 आया है, बाकी सब कुछ तो सेम ही ना है। 600, 150, 750, एंड 750 डिवाइडेड बाई 150 करोगे तुमको मिलेगा 5। इसका मतलब हुआ अब प्लेटफॉर्म 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। कम तो हुआ है, लेकिन पिछली बार कितना कम नहीं हुआ। पिछली बार तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया था, अब की बार 5 मीटर पर सेकंड है, 6 से 5 हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार आदमी एकदम रेस्ट में था, नहीं ना समझे? नहीं, अब की बार खुद भी तो जा रहा है, इसीलिए स्पीड उतना कम नहीं होगा। खुद इसके पास भी स्पीड है कि नहीं? 5 मीटर पर सेकेंड। दोबारा बोलो, एनीवन, किसी को समझना हो दोबारा? चलिए ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक बार फिर से वही स्मूथ ट्रैक, पढ़ो पढ़ो, पढ़ के बताओ जल्दी। एक बार फिर से वही प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म कितने का? क्या बात है, 100 केजी का। क्या 6 मीटर पर सेकंड अभी भी जा रहा है? हाँ, और अभी भी एक आदमी है, अभी भी एक आदमी है जो क्या 50 केजी का है, और वो दौड़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्वेश्चन पढ़ के बताइए। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेटफॉर्म। ओ माय गॉड, यानी कि इधर भाग रहा है वो। अरे बोलो, और 18 मीटर पर सेकंड से, बाप रे बाप, 18 मीटर पर सेकंड से बाहर, और अब ये कूद के चढ़ जाता है। तब आपको बताना है कि जो प्लेटफॉर्म होगा और ये जो आदमी होगा, उसका ये जो सिस्टम है वो किस स्पीड से मूव करेगा ना। बोलो बाबू, किस स्पीड से मूव करेगा? तो क्या करे बताइए। सबसे पहले बताइए, इस केस में भी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, का मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। देख रहे हो, टाइम पास नहीं चल रहा है क्या ये है? तो बताओ, इनिशियली ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ये फाइनल सिचुएशन। इनिशियली इसका मोमेंटम कितना लिखोगे? 100 इंटू 6 प्लस, बाबू आदमी का मोमेंटम कितना लिखोगे? तो 50 इंटू -18। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी लिखते समय प्लस और माइनस का ख्याल रखना होता है। इज इक्वल टू कितना है इसका मास? मास कितना है? 150 केजी है, और इंटू v हो जाएगा। अरे फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं भाई। अभी क्या है कि ये हो जाएगा 600, और ये लिखा हुआ है -900, -900। तो मिला जुला के ये तो -300 इज इक्वल टू 150v, और बाबू v इज इक्वल टू हो जाएगा -2 मीटर। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये हमने गलत मान लिया है। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली इधर ना जाके इधर जाएगा, और किस स्पीड से जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड से। माइनस साइन यही ना बताता है कि आपने जो डायरेक्शन माना है वेलोसिटी का, वो गलत मान लिया है। क्यों ऐसा होगा पता है? क्योंकि देखिए क्या है कि प्लेटफॉर्म का जो मोमेंटम है वो है 600 केजी मीटर पर सेकंड इधर की तरह, और आदमी का जो मोमेंटम है 900 केजी मीटर पर सेकंड इधर। देखो आदमी किस स्पीड से चल रहा है। अरे बोलिए, तो देखिए उधर से प्लेटफॉर्म आ रहा है 600 से, इधर से आदमी जा रहा है 900 से। तो आप बताओ कि मोशन किसके पास ज्यादा है? आदमी के पास। तो आदमी ना अपनी तरफ शिफ्ट करेगा पूरे मोमेंटम को, इसीलिए जब कूद के चढ़ेगा तो प्लेटफॉर्म इधर रहता है, इसे कूदने के बाद प्लेटफॉर्म वापस उधर जाने लगेगा। आंसर है 2 मीटर पर सेकंड उधर की तरह।
बोलिए, समझना है, कुछ नहीं है। तीनों क्वेश्चन में बस अंतर यही आया है, पहले वाले में यहाँ कितना था 0, दूसरे वाले में 3 था, अब की बार -18 है, और क्या हो जाएगा। अगला टॉपिक है कोलिजन। क्या है? टक्कर। तो जब भी दो चीजें टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा, ये सब हमको जानना है। इधर टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से किधर की तरफ जाएंगी हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या मतलब हुआ? समथिंग असर टाइप का, प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव हुआ। तो बाबू जब टक्कर होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे पर प्रभाव के रूप क्या छोड़ते हैं, मतलब क्या प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पर? फोर्स ही ना लगाते हैं। अरे बोलो ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट को हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। यानी टक्कर के दौरान ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे उसी लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी टक्कर होता है तो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कौन सा फोर्स लगाएंगे? कौन सा फोर्स लगाएंगे? नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। बहुत बढ़िया। दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सा फोर्स लगाते हैं? नॉर्मल। ठीक है, देखते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है। अभी अभी रोक के रखा है, अभी जाएगा ये। ठीक है, तो बताओ टक्कर होगा कि नहीं? टक्कर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। हो गया टक्कर। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर ये टक्कर हुआ है तो दोनों एक दूसरे पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे वो किस डायरेक्शन में होगा? तो नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ये हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और अगर हम ये सरफेस और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर ऐसा, सॉरी मैंने सरफेस ड्रॉ करे तो वो सरफेस ऐसा ना होगा। सरफेस तो ऐसा है। अब इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा का मतलब हुआ ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? और ये फोर्स कोई और नहीं, ये तो नॉर्मल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। सही है? हाँ, तो ये दोनों फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगा है ना, इसी लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट्स स्फेरिकल हो, क्या हो, या सर्कुलर हो, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप दोनों के सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना, वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। आपको नहीं लग रहा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों के सेंटर से होके गुजरा है? अरे वो जो होता है बिलियर्ड्स, समझते हो? स्नूकर पूल जिसको बोला जाता है, वो बड़े से हरे कलर के टेबल पर गोल गोल, हाँ, तो उसमें वो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो स्फेरिकल ही ना होती हैं। और उस खेल में भी तो मेन काम कोलिजन का ही है। अच्छा है, मान लो हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो गोल गोल गोटी होता है वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। कैरम बोर्ड का गोटी स्फेरिकल होता है। वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड सर्कुलर। हाँ, चिपटा है तो सर्कुलर है, ऐसा है तो वो क्या है? स्फेरिकल है। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो चाहे सर्कुलर हो, तो उस केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करने के लिए दोनों के सेंटर्स को खाली मिला के लाइन खींच दीजिएगा। सही है? चलिए ठीक है। यहाँ अकेले क्या कर रहा है? अच्छा रहने दो, रहने दो। कोलिजन हम दो तरीके का देखेंगे। एक होगा हेड ऑन कोलिजन और एक होगा ऑब्लिक कोलिजन। बोलो, हेड ऑन और कौन सा? ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब ऐसा तिरछा टाइप का कुछ हो गया। हेड ऑन का मतलब एकदम हम आमना सामना हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हेड ऑन कोलिजन कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। टकराने से पहले जो वेलोसिटीज होनी चाहिए वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होनी चाहिए। नहीं समझे? टकराने से पहले वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे होनी चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल्स हैं, अब एक उधर जा रहा है एक उधर से आ रहा है, क्या लग रहा है टक्कर होगा कि नहीं? एकदम होगा।
अब जब टक्कर होगा तो अब टक्कर पहले करा लेते हैं और फिर अब हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही ना होगा। आपको क्या लग रहा है, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी और इसकी वेलोसिटी इधर थी, क्या ये दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे है? ये एक हेड ऑन कोलिजन है। अरे कैसा कोलिजन है? अब इसी में इसका वेलोसिटी अगर इधर होता है, चाहे इसका वेलोसिटी अगर इधर होता है, तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होता, लेकिन अब ये हेड ऑन कोलिजन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दो पार्टिकल्स हैं जिसमें ये भाग रहा है और ये पीछा कर रहा है। अब बताओ, अगर टक्कर होने वाला है, किसको फास्ट होना पड़ेगा? आगे वाले को, पीछे वाले को। और आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी वेलोसिटी मैंने ज्यादा ड्रॉ भी की है। लंबा वेक्टर का मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हो गया ना ये। तो ये फास्ट है और वो क्या है? स्लो है। अभी होगा टक्कर, देखो, अरे यार ये टकरा गया। अब तुम बताओ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही ना होगा। तो टकराने से पहले इनकी जो वेलोसिटीज थी, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी भी इधर, क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं है? ये भी एक कैसा कोलिजन होगा? हेड ऑन कोलिजन होगा। अच्छा, वो रेस्ट में है बेचारा, वो कैसा है? और ये जाके उसको ठोकने वाला है, ये देख। तो आप बताइए कि अगर आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करिएगा तो दोनों के सेंटर्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिएगा ना। अब ये तो रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी की तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जिसके पास वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है कि नहीं? तो ये भी कैसा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हेड ऑन कोलिजन होगा ना, तो टकराने के बाद भी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होगा। टकराने के बाद भी ये लोग इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगे। हो सकता है ये उधर चला जाए, ये इधर आ जाए, हो सकता है कि दोनों कहीं उधर चला जाए, हो सकता है दोनों इधर आ जाए, मैंने वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन टकराने के बाद भी वेलोसिटी लाइन ऑफ, अरे थोड़ा बोल लिया करो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ही अलोंग होगा। सही है? चलो ठीक है। तो वो बात यहां लिखा हुआ है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल आल्सो बी अलोंग क्या? लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर द कोलिजन। दो बार हो गया ना, कोई बात नहीं है, हिंदी मीडियम का आदमी इतना चलता है क्या। चलो, अगला है ऑब्लिक कोलिजन। तो डेफिनेशन एकदम साफ है, दोनों में से किसी भी एक की वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ना हुई, दोनों में से किसी भी एक की वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ना हुई, तो वो कौन सा कोलिजन होगा? ऑब्लिक कोलिजन होगा। जैसे देखो बाबू, अभी ये दोनों टकराने वाला है कि नहीं? हाँ, देखते हैं टकराएगा कि नहीं। देखो, टकरा नहीं गया। तो आप बताइए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब आप ड्रॉ करिएगा तो वो तो कुछ ऐसा ना होगा। तो क्या लग रहा है ना, इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, अरे ये ऐसे ना आया था, ये ऐसे ना आया था, दोनों में से किसी का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, हाँ, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये क्या है? ऑब्लिक कोलिजन है। एक और एग्जांपल लिया जाए, ये देखिए, ये देखिए, ये आएगा इधर और ये जाएगा इधर, और दोनों अभी टकराने वाला है। ये देखिए कैसे टकराएगा, ये देखिए, देखिए टकरा गया। अब बताइए लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसा होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए तो हम लोग चुपचाप दोनों के सेंटर को मिला के एक लाइन खींच देंगे। बोलिए, क्या लग रहा है? इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, इसकी तो नहीं ना है। तो दोनों में से किसी एक का भी इधर उधर हुआ तो ये हेड ऑन कोलिजन, ये ऑब्लिक कोलिजन की श्रेणी में जाएगा। अरे बोलो, चलो ठीक है, एक और लेते हैं। ई बेचारा रेस्ट में है और ये जाकर ठोकेगा इसको, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो कोलिजन हो गया। हाँ, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही ना होगा। ये तो बेचारा रेस्ट में था, लेकिन इसकी जो भी वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग तो नहीं है, वो तो इधर से आया था, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसा है। इसका मतलब हुआ कि ये भी एक एग्जाम्पल हुआ ऑब्लिक कोलिजन में। अब समझ में आ रहा है आपको? ये ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुके, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ये लाइन का मतलब तो समझे हम लोग। इस केस में कोलिजन के बाद, कोलिजन के की जो वेलोसिटीज हैं वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बोलो ना, मैंने एक किसी एक का हो जाएगा लेकिन दूसरे का नहीं होगा। दोनों का कभी भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं होगा। समझ रहे हो? कम से कम किसी एक का जरूर
लाइन ऑफ इम्पैक्ट से इधर उधर होगा वेलोसिटी टकराने के बाद। अरे यार, ठीक, आओ एग्जांपल देखते हैं। ये जो टक्कर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं? कैरम बोर्ड खेलते समय एक्सपीरियंस करते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा स्ट्राइकर है और इसको गोटी है, इसको पिलाना है उसमें। अब देखो बहुत नौसीखी आदमी होता है, वो क्या करता है पता है? एकदम टिकाता है यहाँ पे, ऐसे टिकाएगा इसे करके, समझ रहे हो? एकदम इसी लाइन में ऐसे मारेगा वो। मतलब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ज्यादा उधर जा रहा है ना। हाँ, वो क्या करेगा, एकदम निशाना लगाएगा और कुछ इस तरीके से मारने की कोशिश करेगा कि नहीं? कोई नौसिखिया आदमी होगा। अब मान लो कि इस तरीके से अगर उसने मार दिया तो वो तो जाएगा और वो तो जाके पिल गया। आई देखो ये पीछे पीछे जाएगा। अरे यार, काम गड़बड़ हो गया कि नहीं? काम सोच रहे थे कि 10 पैसा हमको एक्स्ट्रा मिला, हमको तो दंड देना पड़ जाएगा, है कि नहीं? इसको तो वापस रखना पड़ेगा, इसको पॉकेट से निकाल के रखना पड़ता है। तो ये तरीका उतना अच्छा तरीका नहीं है। तो बताइए ये जो कोलिजन हुआ है, आपको क्या लग रहा है, ये एक हेड ऑन कोलिजन है कि ऑब्लिक कोलिजन है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही ना है, और टकराने के बाद भी दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही थी। इसीलिए आगे आगे वो गया, पीछे पीछे ये आया। स्ट्राइकर थोड़ा भारी होता है इसीलिए उधर ही जाएगा, वो लौट के वापस, हल्का होता तो लौट के वापस आ जाता, भारी होने की वजह से उधर ही जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ ऐसा ही ना हुआ है। इसकी वेलोसिटी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मैंने कहने का मतलब है ये जाकर टकराएगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग है, इसीलिए दोनों उधर गया था। ठीक है, अब सुनिए, इसी को पिलाने का अच्छा तरीका क्या होता है कि हम यहाँ से ना मार के पिला देते हैं उसको। ऐसा ही ना करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से हम इसको मार के ऐसे ऐसे, ये अच्छा तरीका है। तुम बताओ कि ये कौन सा कोलिजन था? ये हेड ऑन कोलिजन था कि ऑब्लिक था? ये एक ऑब्लिक कोलिजन था। इसीलिए टकराने के बाद की वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, मैंने एक का है लेकिन एक का नहीं है, वो समझ लेते हैं हम लोग कैसे। जैसे देखो हुआ क्या था, इसको ऐसे ना मारा गया था तो टकराया था, और ये किधर गया था? इधर गया था, और ये किधर गया था? उधर गया था। तो बाबू ये तो रेस्ट में ना है, तो रेस्ट में है तो ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही जाएगा। कहें क्योंकि इस पर फोर्स किधर लगेगा बताइए? फोर्स इधर लगेगा, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ना एक्सेलरेशन भी होगा, यानी उधर ही ना इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाएगा। बोलो, ये रेस्ट में था, इस पर फोर्स इधर लगा है, पागल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही ना है, यही ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये तो इधर जाएगा, लेकिन ये उधर नहीं जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन है, दोनों की वेलोसिटी किसी कीमत पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं होगी। तो इसीलिए ये किधर चला गया था? उधर चला गया था, और हमारा काम भी हो गया था। सही है, तो ये एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि टकराने से पहले, किससे पहले? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। यू नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब डिफाइंड होता है? जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस समय के साथ क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। तो क्या डिफाइंड होता है? वेलोसिटी ऑफ, तुम क्या बगुला की तरह देख रहा है? सुनो, टकराने से पहले वेलोसिटी ऑफ क्या होना चाहिए? अप्रोच होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन लगातार कम। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर दो चीज मूव कर रहा है और इनके बीच का सेपरेशन लगातार कम ना हो तो टक्कर होगा क्या? कम होगा तब ना टक्कर होगा। और टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, क्योंकि टकराने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। टकराने के बाद उनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ना चाहिए। हे भगवान, अरे ऐसा थोड़ा होगा कि एक बार टकराएगा बार बार टकराएगा, एक ही बार टकराएगा उसके बाद। तो टकराने से पहले देयर मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ क्या? अप्रोच।
and after the collision it should be not it should be but it must be velocity of separation. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल्स हैं, अभी दोनों उधर ही मूव करेंगे. कहाँ मूव करेंगे? उधर ही मूव करेंगे. तो बताइए अगर टक्कर आप चाहते हैं तो किसको फास्ट रखना पड़ेगा? पीछे वाला फास्ट रहेगा, आगे वाला स्लो रहेगा. तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा. और टक्कर के बाद बताओ, दोनों को ही जाना है. टक्कर के बाद बताओ, आगे वाला फास्ट और पीछे वाला स्लो होना चाहिए. चलिए लेते ही, देखिए पीछे वाला फास्ट है, टक्कर हुआ, अब आगे वाला फास्ट हो गया. नहीं समझा? फिर से करो. ये देखो हो गया, चल गया, मतलब चला गया अपने. अब कहाँ उसके पीछे पीछे जाइएगा. देख लीजिएगा हुआ क्या था. टकराने से पहले दोनों के बीच का सेपरेशन देखो लगातार कम हो रहा है, अब लगातार बढ़ रहा है. तो टकराने से पहले क्या था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था. टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है. तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगला वाला 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. तो आप ये दोनों के बीच में पहले क्या डिफाइंड होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन लगातार कम होगा, क्योंकि पीछे वाला फास्ट है, आगे वाला स्लो है. अब कौन बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में है कितना? याद है सेम डायरेक्शन होता था तो घटाते थे, 10 मीटर पर सेकंड आएगा. अच्छा कैसे? तो अगर हम इसको ऑब्जर्वर मान लें तो हम इसकी वेलोसिटी छीन लेंगे, उल्टा करके दे देंगे. 40 उधर 50 इधर, नेट कितना? इधर की तरफ 10. यानी इसको लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. नहीं ना समझे? अगर ये ऑब्जर्वर हो जाए, इसकी वेलोसिटी छीन लीजिए, उल्टा करके दे दीजिए. 40 इधर 50 इधर, नेट कितना? 10 इधर. यानी इसको लगेगा ये मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर. दोनों को लगेगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. इसीलिए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. बताइए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अरे बोलो जल्दी. पहले ये बताओ अप्रोच की सेपरेशन. क्यों अप्रोच होगा? क्योंकि ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ ही जा रहा है, तो अप्रोच ही ना हो रहा है. और याद है जब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था तो क्या करते थे? ऐड करते थे, जोड़ते थे. अरे बोलिए. तो जोड़ते थे, तब 50 और 40 मिलके कितना होगा? 90. और ये 90 जानने का एक और तरीका ये है कि इसको आप ऑब्जर्वर मान के इसकी वेलोसिटी को छीन लीजिए. वो लड़का छीन लो, मतलब वेलोसिटी छीन लो. छीन लेने के बाद उल्टा करके दोगे तो इधर 40 और फिर इधर 50, तो 90 नहीं हो जाएगा. इसको लगेगा वो मेरी तरफ आ रहा है 90 मीटर पर सेकंड से. सिमिलरली अगर हम इसको ऑब्जर्वर माने, इसकी वेलोसिटी को छीन के उल्टा करके दें तो 40 हमने दे दिया, 50 खुद का था, जाएगा ये 90 से. तो दोनों को लगेगा कि एक दूसरे की तरफ ये अप्रोच कर रहे हैं 90 मीटर पर सेकंड से. इस केस में बताइए वेलोसिटी सेपरेशन होगा. क्यों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा? ये तो डायरेक्शन ही बता दे रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. तो बाबू इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए कितना है? कितना है? 90 है क्या? क्या बात करते हो? दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए 90 है. क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी उल्टा करके देंगे तो 40 खुद का 50 हमने दे दिया. ऐसा लगेगा इसको कि ये मुझसे दूर जा रहा है, ये मुझसे जुदा हो रहा है. किस स्पीड से? 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. इज इट क्लियर? चलिए बताइए इस केस में बताइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा क्योंकि आगे वाला पीछे वाला स्लो है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग चूंकि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लेंगे. 50 में 40 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड आएगा. इसको जानने का एक और तरीका यह है कि अगर हम इसको ऑब्जर्वर माने तो हम इसकी वेलोसिटी छीन के उल्टा करके दे देंगे तो 50 उधर 40 इधर, नेट उधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड आएगा. इसको लगेगा वो मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. अगर हमने इसको ऑब्जर्वर मान लिया, इसकी वेलोसिटी को छीन के उल्टा करके दे देंगे, 50 इधर 40 उधर, इधर की तरफ नेट 10 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा. तो उसको लगेगा ये मुझसे इधर की तरफ दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. दूर जा रहा है का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा कितना होगा बताइए? 10 मीटर पर सेकंड होगा. ये समझ में आए? चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं.